का समय था। तपती धूप, पसीने में भीगे गांव वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। अरे भाई, इस साल तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल काका, लगता है इस बार की गर्मी हम गरीबों की जान ही ले लेगी। घर के अंदर जाएं तो तंदूर जैसा गर्म, बाहर आएं तो धूप में झुलस जाएं। हमारे घरों में ना तो पंखा है ना कूलर, सबके सिर गर्मी से जल रहे हैं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठाकुर साहब के घर तो बिजली भी रहती है और उनके पास बड़े बड़े कूलर भी हैं। क्यों ना उनसे कुछ मदद मांगी जाए। ठीक कहते हो मोहन, ठाकुर साहब को हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। चलो चलकर उनसे बात करते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के अंदर एसी चल रहा था, नौकर पंखा झल रहा था, उनकी पत्नी रुक्मिणी ठंडी शिकंजी पी रही थी और बेटी रश्मि किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखो कौन है, इतनी गर्मी में कौन बाहर घूम रहा है। नौकर दरवाजा खोलता है। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। मोहन सबसे आगे था। साहब, गांव के लोग आपसे मिलने आए हैं। गांव के लोग? अब क्या समस्या है, अंदर बुलाओ। गांव वाले अंदर आते हैं। एसी की ठंडी हवा उनके पसीने से भीगे शरीर को छूती है, लेकिन ठाकुर की आंखों में उनकी बेबसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ठाकुर साहब, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। इस साल की गर्मी असहनीय हो गई है। इस भीषण गर्मी से तड़प रहे हैं। अगर कुछ पंखे या कूलर का इंतजाम हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी। गरीबों को भी अब कूलर चाहिए? क्या मजाक कर रहे हो? ठाकुर साहब, हमें पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या इंसानियत के नाते भी आप हमारी मदद नहीं कर सकते? अरे मोहन, तुम तो हो ही मूर्ख। गरीबों की पहचान ही ये है कि वो दुख सहें। तुम सब मेहनत करने वाले लोग हो, गर्मी झेलने की आदत डाल लो। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे घरों में बिजली भी नहीं है। बिजली? अरे तुम लोग दिन भर बस भीख मांगने आते हो। मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर जो चाहिए खरीदो। यहाँ मेरी हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गांव वाले एक दूसरे की तरफ दुखी निगाहों से देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। मोहन की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज शांत रखता है। ठीक है ठाकुर साहब, हम खुद अपनी मदद करेंगे। गांव वाले निराश और अपमानित होकर वहां से लौट जाते हैं। हमें पहले ही पता था कि ठाकुर कुछ नहीं करेगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमारे पास दिमाग और मेहनत है। हम खुद इस गर्मी से बचने का तरीका निकालेंगे। गांव वाले उसे हैरानी से देखते हैं। चिलचिलाती हुई धूप में मोहन जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। गांव के कुछ लोग भी आसपास बैठे थे। हमारी किस्मत में तो बस दुख ही लिखे हैं। नहीं काका, हम भी चाहें तो अपनी झोपड़ियों को ठंडा बना सकते हैं। बस देसी जुगाड़ लगाना होगा। मोहन बांस, खजूर की पत्तियां और सरकंडी इकट्ठा करने लगता है। मोहन भैया, ये क्या कर रहे हो? देख चंपा, ये जो खजूर की पत्तियां और सरकंडी है ना, इनसे मैं एक देसी कूलर बना रहा हूँ। अरे, इससे ठंडक कैसे मिलेगी? देखो, मैं इसे घर की खिड़की पर लगाऊंगा और इस पर रोज पानी डालूंगा। जब हवा इसमें से होकर आएगी तो ठंडी हो जाएगी। ये कूलर से कम नहीं होगा। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से देखते हैं। मोहन चिक को दीवार पर लगाता है और उस पर पानी डालता है। धीरे धीरे घर के अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल कर रहा है। मोहन छत पर चढ़कर मिट्टी और सूखी घास बिछाता है। गांव के कुछ लोग नीचे खड़े होकर देखते हैं। मोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये हमारी छत को ठंडा रखने का तरीका है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो छत गर्म हो जाती है और घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं मिट्टी और घास की परत डाल दूं, तो ये धूप को सोख लेगी और घर ठंडा रहेगा।
मोहन पूरी छत को मिट्टी से ढक देता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है तो घर के अंदर ठंडी हवा महसूस होने लगती है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। मोहन एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है। गांव के कुछ लोग पास में खड़े थे। अब ये क्या कर रहे हो मोहन भैया? देखो, ये मिट्टी का घड़ा पानी को ठंडा रखता है। अगर मैं इस पर कपड़ा बांध दूं और इसे गीला करता रहूं, तो हवा इससे टकराकर ठंडी हो जाएगी। ये भी एक देसी कूलर जैसा ही काम करेगा। दोपहर का समय था। गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। पेड़ की ठंडी हवा सबको सुकून देती है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे घरों से भी ज्यादा ठंडक है। हाँ काका, जब घर बहुत गर्म हो जाए तो हमें दिन में कुछ समय यहाँ बिताना चाहिए। इससे हम गर्मी से बच सकते हैं। मोहन के घर की खिड़कियों पर गीली चादरें टंगी हुई थीं, जिससे अंदर ठंडी हवा आ रही थी। मोहन भैया, ये गीली चादरें क्यों टंगी हैं? जब हवा इनसे होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। इससे घर के अंदर की गर्मी कम होगी। गांव के लोग ये तरीका अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में ठंडक महसूस होने लगती है। गर्मी चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। हवेली के अंदर एसी और कूलर बंद हो चुके थे क्योंकि बिजली चली गई थी। ठाकुर, उनकी पत्नी रुक्मिणी और बेटी रश्मि बेचैनी से पसीने से लथपथ थे। ये बिजली भी ना पता नहीं कब आएगी। बिना एसी और कूलर के तो जीना मुश्किल हो रहा है। अंदर बैठा भी नहीं जा रहा। लगता है जैसे पूरा घर तंदूर बन गया हो। पापा, गर्मी के मारे मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। बहुत घबराहट हो रही है। साहब, अब तो लगता है कि गांव के गरीबों की हालत हमसे भी अच्छी है। बकवास मत कर। उनके पास क्या होगा गर्मी से बचने के लिए? पापा, क्यों ना मैं मोहन के घर जाकर देखूं? आखिर वो लोग इतनी भयंकर गर्मी में कैसे रह रहे हैं? रश्मि हवेली से निकलती है। रास्ते में गर्म लू के थपेड़े उसे परेशान कर रहे थे। वो मोहन के घर पहुंचती है और हैरान रह जाती है। घर में ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी रखा था। खजूर और सरकंडी से बने देसी कूलर से ठंडी हवा आ रही थी। मोहन अपनी पत्नी गीता के साथ बैठा था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो इतनी ठंडक है। ये सब हमारे देसी जुगाड़ का कमाल है। लेकिन बिना एसी कूलर के भी इतनी ठंड? हमने खजूर और सरकंडी की चिक लगाई है, जिससे ठंडी हवा अंदर आती है। घर की छत पर मिट्टी और घास की परत बिछाई है, जिससे गर्मी अंदर नहीं आती। और ये देखो, मिट्टी का घड़ा, जिससे हमेशा ठंडा पानी मिलता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इतना आराम तो हमें भी नहीं मिल रहा है। रश्मि जल्दी से वापस हवेली लौटती है। हवेली में ठाकुर पसीने से लथपथ बैठा था। पिताजी, मैं मोहन के घर गई थी। वहाँ तो इतनी ठंडक थी जैसे बारिश हो गई हो। क्या? बिना एसी और कूलर के? हाँ पिताजी, मोहन और गांव वालों ने देसी जुगाड़ लगाए हैं। खजूर और सरकंडी की चिक, मिट्टी की छत और घड़े वाला कूलर। और हम है कि महल जैसी हवेली में भी पसीना बहा रहे हैं। तो क्या हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए? शायद हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने हमेशा सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन असली ज्ञान तो इन गरीबों के पास है। जाओ, गांव वालों को बुलाओ। मुझे सबसे माफी मांगनी है। गांव के लोग इकट्ठा होकर हवेली आते हैं। मोहन भी आता है। मैं आप सबको गलत समझता था। मुझे लगता था कि गरीब सिर्फ तकलीफ सहने के लिए बने हैं, लेकिन आज आपने सिखाया कि असली आराम पैसे से नहीं बल्कि समझदारी से आता है। मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब, माफी मांगने से ज्यादा अच्छा होगा कि आप गांव वालों की मदद करें। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ। मैं गांव के हर घर में देसी जुगाड़ से ठंडी व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कोई भी इस गर्मी से परेशान ना हो। मोहन और ठाकुर एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक नई समझ और सम्मान के साथ। एक गांव में नंदलाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। नंदलाल के पास बहुत सी खेती और अनाजों के गोदाम थे।
नंदलाल सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में सबसे ज्यादा रईस आदमी था। एक दिन की बात है, आप सुबह से 3 बार गर्म करवा चुके हैं चाय। मेरी समझ में नहीं आता कि आप चाय पीते क्यों नहीं। क्या चाय? लेकिन मैंने तुमसे चाय कब मंगाई? आप मुझे 3 बार चाय के लिए बोल चुके हैं। हर बार मैं चाय ले आती हूँ और वो ठंडी हो जाती है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम इस चाय को यहीं रख दो। आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं जी? तुम नहीं जानती आशा, व्यापार दिन ब दिन मंदा होता चला जा रहा है। मैं अपने मुंशी पंडित जी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो हिसाब का खाता लेकर आते ही होंगे। नंदलाल ने इतना कहा ही था कि तभी नंदलाल का मुंशी खाता लेकर नंदलाल के पास पहुंच गया और नंदलाल को हिसाब किताब बताने लगा। कहाँ हमें हर साल अनाजों के गोदाम से 25 लाख रुपए की आमदनी होती थी, और इस वर्ष तुम बता रहे हो कि 25 लाख रुपए से 10,000 रुपए कम की आमदनी हुई है। आखिर ये 10,000 कम कैसे हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? व्यापार में तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। नहीं मुंशी जी, हमें अपने व्यापार को बढ़ाना होगा। हमें किसी भी हाल में अपनी सालाना आय को 2 गुना करना होगा, चाहे मुझे अपने गांव के आसपास के सारे किसानों के खेत ही क्यों ना खरीदने पड़े। नंदलाल अपने गोदाम में चला गया और गोदाम में रखी हुई अनाज की एक एक बोरी को गिनकर कुछ हिसाब किताब लगाने लगा। ऐसे ही कब शाम हो गई, नंदलाल को पता ही नहीं चला। नंदलाल अपनी हवेली की ओर आ गया कि तभी उसकी नजर हवेली के ठीक सामने बने हुए एक कच्चे मकान पर पड़ी। तभी नंदलाल की पत्नी आशा वहाँ पर आ गई। कहाँ चले गए थे आप? आपने तो दोपहर का भोजन भी नहीं किया। आपका चेहरा बता रहा है कि आप सुबह से भूखे हो। हाँ, मुझे भोजन करने का ध्यान ही नहीं रहा। आशा, जब से मुंशी ने मुझे बताया है कि इस साल हमारी आमदनी 10,000 कम हुई है, तब से मेरी चिंता बढ़ गई है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ईश्वर ने हमें धन दौलत और कितनी संपत्ति दी है, फिर आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? और आप बाहर खड़े हुए अर्जुन के मकान को क्यों देख रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता आशा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं और ना ही खेती की, फिर भी मुझे अंदर से कोई खुशी नहीं होती। जबकि वही मेरा पड़ोसी अर्जुन एक छोटा सा किसान है, उसके पास ना तो धन है ना दौलत, फिर भी वो इतना खुश कैसे रहता है? वो क्यों खुश रहता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल है कि आप कल खुद उससे पता कर लेना। फिलहाल तो आप भोजन कर लीजिए, मुझे आपकी चिंता खाए जा रही है। ठीक है, चलो भोजन कर लेते हैं। नंदलाल हवेली के अंदर जाकर भोजन करने बैठ गया। उसके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए थे। नंदलाल ने थोड़ा बहुत भोजन किया। ये क्या, आपने तो बस आधी रोटी ही खाई है। मैंने तो आपके पसंद के सारे व्यंजन बनाए हैं। आशा, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर नंदलाल ऊपर के कमरे में सोने चला गया। वो अपनी खिड़की से अर्जुन के मकान को ही देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है? जहाँ तक इसके बारे में मैं जानता हूँ, कभी कभी इसके घर पर रात का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी इसकी पत्नी और इसकी बेटी हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते हैं। इतना बोलकर नंदलाल अपने बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन नंदलाल सीधे अपने गोदाम में जाकर मुंशी पंडित से बोला, मुंशी जी, मैंने फैसला किया है कि हम अपने गांव के कुछ किसानों की जमीन खरीद लेंगे, तभी हम इस वर्ष ज्यादा अनाज उगा पाएंगे। इस वर्ष जो हमें 10,000 रुपए का घाटा हुआ है, मैं चाहता हूं कि 10,000 के घाटे को हम 10 लाख रुपए के मुनाफे में बदल दें। आपका विचार तो अच्छा है नंदलाल जी, लेकिन सोच लीजिए, हमें इसके लिए फिर मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे और फिर हमें ऐसा करने में बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि बहुत से किसान अपनी जमीन शायद हमें ना बेचें। क्यों नहीं बेचेंगे? जब उन्हें उनकी जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे तो वो जरूर बेचेंगे। मैं आज ही अपने पड़ोसी अर्जुन से बात करता हूँ, मैं उसे उसकी जमीन की 2 गुनी कीमत दे दूंगा, फिर तो वो आसानी से अपनी जमीन को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा। शाम के समय नंदलाल सीधे अर्जुन के घर की ओर चला गया। उसने देखा अर्जुन अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। पिताजी, गांव में मेला लगा हुआ है, मुझे वहाँ पर एक गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्या आप वो गुड़िया मुझे खरीद कर देंगे? उस गुड़िया को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कंचन,
लेकिन मैं तुम्हें उससे भी अच्छी गुड़िया दिखा सकता हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अच्छा पिताजी, तो मुझे दिखाइए वो गुड़िया। वो देखो, उस शीशे के अंदर जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया दिख रही है ना, उस गुड़िया के सामने तो गांव की सभी गुड़िया फीकी हैं। अपने पिता की बात सुनकर कंचन जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर नंदलाल पर पड़ी। नंदलाल को अपने घर पर देखकर अर्जुन और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो गए। आइए आइए नंदलाल जी, आज आप अपने घर का रास्ता कैसे भूल गए? तुम हमारे पड़ोसी हो अर्जुन, और मैं तो अपनी हवेली से हमेशा तुम्हारे घर को ही देखता रहता हूँ। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, पर तुम इस बारे में मेरी पत्नी से पूछ सकते हो। लेकिन भला मुझ जैसे गरीब की झोपड़ी को आप क्यों देखते रहते हैं? वैसे तो मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे घर पर आ ही गया हूँ तो मैं तुमसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूँ। कैसा सवाल नंदलाल जी? कोई खास सवाल नहीं है अर्जुन, बस मेरे मन में कभी कभी एक विचार आता है कि तुम इतने निर्धन हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कभी कभी तुम्हारे घर पर शाम का भोजन भी नहीं बनता, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? भला सुख का धन से क्या लेना देना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमें खुशी किस बात से मिलती है। अब आप स्वयं को देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अधिक धन कमाने से आपको खुशी मिलेगी, मगर मेरा मानना कुछ अलग है कि खुश रहने के लिए धन का होना आवश्यक नहीं है। चलो ये सब छोड़ो अर्जुन, मैं तुम्हारे पास यहाँ पर इसलिए आया था कि तुम्हारी एक छोटी सी जमीन है जिस पर तुम खेती करते हो। मैं तुम्हारी वो जमीन खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अच्छा, तो तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारी जमीन जमींदारों की तरह बहुत सस्ते दाम में खरीदने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है अर्जुन। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उसकी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूँ। नंदलाल जी, आप मुझे मेरी जमीन की 10 गुनी ज्यादा कीमत देने को ही क्यों ना तैयार हो जाएं, तब भी मैं अपनी जमीन आपको नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरी ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। इस जमीन के साथ मेरे बचपन और मेरे माता पिता की यादें जुड़ी हुई हैं। सोच लो अर्जुन, यादों से पेट नहीं भरता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन आ जाएगा, तुम्हारा काफी कुछ फायदा भी हो सकता है। नंदलाल जी, हमारे जीवन में यादें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी सुंदर यादें ही हमें जीवन में खुश रहने की वजह देती हैं। सोच लो अर्जुन, तुम्हारी बिटिया अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ती, उन बचे हुए पैसों से तुम अपनी बिटिया कंचन का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हो। वो बड़ी होकर कुछ बन सकती है। क्षमा कीजिए नंदलाल जी, मैं फिर भी अपने पूर्वजों की जमीन नहीं बेच सकता। ठीक है अर्जुन, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर नंदलाल वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद नंदलाल ने गांव की बहुत सी जमीन खरीद ली और वो पहले से ज्यादा अनाज उगाने लगा। ऐसे ही 1 वर्ष बीत गया। मुंशी पंडित फिर से अपना वही खाता लेकर आया। क्या हुआ मुंशी पंडित, इस वर्ष में कितना मुनाफा हुआ? आपके कहे अनुसार जो 10,000 रुपए का पिछले वर्ष का घाटा हुआ था, इस वर्ष हमने उस 10,000 रुपए के घाटे को 24 लाख के मुनाफे में बदल दिया है। क्या 24 लाख रुपए? मुंशी जी, मैंने सोचा था कि इस वर्ष हमें 25 लाख रुपए का फायदा होगा। 1 लाख रुपए कम कैसे रह गए? मुझे किसी भी कीमत पर इस 1 लाख रुपए के घाटे को पूरा करना है। हम इस वर्ष और अनाज उगाएंगे। याद रहे, अब हमें इस 1 लाख के नुकसान की भरपाई अगले वर्ष 50 लाख के मुनाफे में बदलनी होगी। मुंशी पंडित हवेली से चला गया कि तभी नंदलाल की 11 वर्षीय बेटी नंदिनी नंदलाल के पास आकर बोली, पिताजी, ये देखिए, मैंने इस वर्ष स्कूल में टॉप किया है। तुम्हें सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि जिले में टॉप करना चाहिए था। अब तुम शहर जाने की तैयारी करो। आज के बाद तुम शहर के स्कूल में ही पढ़ाई करोगी। लेकिन पिताजी, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे अपने गांव में ही अच्छा लगता है। नहीं नंदिनी, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना है। नंदिनी मुंह लटकाकर वहाँ से चली गई। तभी नंदलाल ने देखा कि उसके पड़ोसी की बेटी कंचन खुश होती हुई अपने घर पर आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं इस वर्ष अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी।
अगले साल और मन लगाकर पढ़ाई करना। शाम को मैं इसी खुशी में तुम्हारा मनपसंद भोजन बनवाऊंगा। नंदलाल उन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा था कि तभी नंदलाल की पत्नी आशा वहाँ पर आ गई। क्या आप नंदिनी को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हो? आप अर्जुन और उसकी बेटी को क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरी बेटी ने स्कूल में टॉप किया है, फिर भी मुझे कोई खुशी नहीं हो रही। जबकि इस अर्जुन की बेटी सिर्फ अच्छे नंबरों से पास हुई है, फिर भी वो कितना खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है। आशा, मुझे याद भी नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। ऐसे ही 20 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। नंदलाल की बेटी नंदिनी अब बड़ी हो चुकी थी। वो इस गांव की कलेक्टर के लिए चुनी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की बेटी अपने पिता के साथ उसके खेत में हाथ बटाने लगी। उस दिन नंदलाल पूरे गांव में मिठाई बांट रहा था। वो मिठाई बांटने के लिए अर्जुन के घर पर चला गया। आइए आइए नंदलाल जी, जहाँ तक मुझे याद है तो आप 20 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई अर्जुन, और मेरी बिटिया मेरे खेत में मेरे साथ हाथ बटाती है। तो क्या तुम खुश हो? ये तो खुशी की ही बात है नंदलाल जी। दूसरों की मदद करने में हमें जो खुशी मिलती है वो किसी धन कमाने में नहीं मिलती। कभी दूसरों की मदद करके देखिएगा नंदलाल जी। तभी अचानक नंदलाल को चक्कर आ गए और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। नंदलाल को बेहोश होता देख को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर नंदलाल को चेक करने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बीपी हाई हो गया है। आज से इन्हें रोज बीपी की दवाई खानी पड़ेगी और इन्हें भोजन में तली हुई चिकनी वस्तुएं बिल्कुल छोड़नी होगी। नंदलाल को होश आ चुका था। डॉक्टर की बात सुनकर नंदलाल की आंखों में आंसू आ गए। घबराइए मत नंदलाल जी, आप ठीक हो जाएंगे। आज मुझे तुम्हारी बात याद आ गई अर्जुन। मैं समझ गया कि इंसान की खुशी अधिक धन कमाने में नहीं है। अब देखो ना, मेरी बेटी कलेक्टर बन गई है। एक पिता के लिए इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मगर मैं खुश होने के बजाय उल्टा बेहोश हो गया। अधिक धन कमाने के चक्कर में मैंने अपना पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। आज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी अब मुझे हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ेगी और नपातुला भोजन करना पड़ेगा। घबराइए मत नंदलाल जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप ज्यादा धन कमाने की लालसा छोड़ दीजिए और ईश्वर ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा मुस्कुराइए और खुश रहिए। देखिएगा आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। अर्जुन की बात नंदलाल के समझ में आ गई। उस दिन के बाद नंदलाल अपने धन कमाने की चिंता को छोड़कर अधिक से अधिक दान करने लगा। अब उसने चिंता करनी छोड़ दी थी। कुछ ही समय के बाद डॉक्टर नंदलाल से बोला, नंदलाल जी, ब्लड प्रेशर में ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज बगैर गोली खाए ठीक रहे, लेकिन आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि मैं स्वस्थ रहने का उपाय जान गया हूँ, तब तो आपको मुझे भी इस उपाय को बताना चाहिए ताकि मैं आपके इस उपाय से और लोगों की मदद कर पाऊं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा नंदलाल जी। इसका मतलब ये है डॉक्टर कि ईश्वर बस उतना ही धन दे जितने से मेरा और मेरे परिवार का पेट भर सके, और अगर मेरे घर में कोई अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए, क्योंकि अधिक धन कमाने की लालसा इंसान को बीमारी और परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं देती। आपके इस विचार से तो मैं धन्य हो गया नंदलाल जी। अब से मैं भी ये नियम अपने जीवन में अवश्य लागू करूंगा। आज नंदलाल और अर्जुन दोनों एक साथ बैठकर शाम को गप्पे लड़ाते हैं और अब वो हमेशा खुश रहता है।